मैं 4 पंक्तियों से जाता हूं कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमीन वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे। थैंक यू वेरी मच। और आइए आप जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय श्री सुरेंद्र सुकुमार जी को। नहीं तो सच मानिए, मेरा अपना अनुभव भी है, आप सबका भी होगा। जब घर में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में इधर उधर कोई काम बिगड़ जाता है तो हर पत्नी यही कहती है कि तुम में अगर थोड़ी सी अकल होती तो सब ठीक हो गया होता। बस इतनी सी बात है। व्यंग में केवल इतना सा मित्रों कि कुछ कहा जाता है, कुछ समझा जाता है। देखिए, मेरा बचपन भी यहाँ कासगंज में बीता है, तो आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। बड़े सन्यासी थे, बुजुर्ग सन्यासी। उनका एक जवान बेटा शिष्य था, 20-22 साल का रहा होगा। तो 2-3 वर्ष तक शिष्य ने गुरुजी की सेवा की, झाड़ू पोछना लगाया आश्रम में। एक दिन बोला कि गुरुजी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बेटा जाओ, तीर्थ यात्रा तो बहुत अच्छी बात होती है, ज्ञान बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तो शिष्य ने गुरुजी के पैर छुए चल दिया। जब वो चल दिया तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, एक लंबे सफ़र पर जा रहे हो, मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो, ध्यान से सुन लो और गांठ बांध लो कि तुम युवा हो और सन्यासी हो। कभी भूल कर भी ऐसे घर में रात्रि विश्राम नहीं करना जिस घर में बहन बेटियां हों। सन्यासी हो लांछन लग सकते हैं और सन्यासी पे लांछन लग जाए तो कहीं का नहीं रहता। तो शिष्य ने कहा गुरुजी ध्यान रखूंगा, पैर छुआ चल दिया। उन दोनों पैदल यात्राएं हुआ करती थी। दोपहर में मांगा, खाया, आगे बढ़ा। शाम हो गई, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। उसे लगा कि अब तो बारिश होगी तो कहीं ठहरने की व्यवस्था करें। तो उसने एक घर देखा। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, ये सोचकर कि यहीं सो जाएंगे। एक बुढ़िया निकल कर आई। क्या बात है, क्यों खटखटा रहे हो? तो शिष्य ने पूछा कि माता जी आपके घर में कुछ बहन बेटियां हैं क्या? तो बुढ़िया ने पूछी क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? कि कुछ नहीं, बस एक रात सोना चाहता हूं। थोड़ा सा ही ध्यान देने की जरूरत है मित्रों, आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा जुड़ें। वो गए जिन्हें जाना था, आप मेरे साथ जुड़ें। मैं कुछ जरूरी कविताएं आपको सुनाऊंगा। मैं जैसे कहानी लिखता हूं तो कहानी में एक पात्र होता है, दृश्य होता है, वातावरण होता है। तो मेरी कहानी भी कविताएं नुमा सारी कविताएं हैं। तो मेरे कहानी के एक स्थायी पात्र हैं, उनका नाम है मिर्ज़ा खालिद। मैं उनके विषय में आपको सब कुछ बता दूं तो आपको कविताएं सुनने का मजा आएगा। मेरी अधिकांश कविताओं में वो आते हैं। वो बिल्कुल मेरे बचपन के दोस्त थे मिर्ज़ा खालिद। हमारे साथ हाई स्कूल तो पढ़े थे, हाई स्कूल नहीं कर पाए थे। मेरे बड़े भाई साहब के साथ भी वो हाई स्कूल में पढ़ते थे और उनसे बड़े भाई साहब के साथ भी वो हाई स्कूल में पढ़े थे और सबसे बड़े भाई साहब के साथ भी वो हाई स्कूल में ही पढ़ते थे, पर हाई स्कूल नहीं कर पाए। बहुत शरारती थे, बहुत नोटेरियस, बहुत हाजिर जवाब। तो जिन दिनों हम हाई स्कूल में पढ़ा करते थे उन दिनों हमारे एक हिंदी के टीचर थे, के डी मिश्रा उनका नाम था। तो उन दिनों मुहावरे दिए जाते थे हिंदी के और उनसे बच्चों को उसमें वाक्य में प्रयोग कराया जाता। तो एक दिन मिश्रा जी आए, बोले कुछ बच्चों को मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक मुहावरा दिया। यहाँ से देखिए, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, तिमाही परीक्षा। अगर आप ये मेरा प्रयोग समझे तो मैं आपको आप तक खूब खूब पहुँचूंगा। तो मिश्रा जी ने एक मुहावरा दिया कि पीछा नहीं छोड़ना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। तो मिर्ज़ा ने हाथ उठाया। मिश्रा ने कहा बताओ। तो मिर्ज़ा बोले सर, सत्यवान के मरने के बाद भी सावित्री ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सत्यवान के मरने के बाद भी सावित्री ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मिश्रा बोले बेवकूफ गलत बताया। तो उन्होंने दूसरा मुहावरा दिया कि एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाना है, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। उन्होंने फिर हाथ उठाया मिर्जा ने। उन्होंने कहा बेटो बेवकूफ तुमने गलत बताया। बोले नहीं, इस बार सही बताऊंगा। शैतान थे तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ। उन दोनों हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी, उसका नाम था रीमा। वो 6 इंच ऊंचा जूड़ा बनाया करती थी, वो 6 इंच हील के सैंडल पहना करती थी। तो मिर्जा ने कहा सर, रीमा ने अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया। बहुत अच्छा। ये थे मिर्ज़ा खालिद। अभी मुझे पिछले दिनों बहुत दिनों बाद मिल गए कचहरी में। मैंने कहा अरे मिर्ज़ा बहुत दिनों बाद मिले, भाई क्या कर रहे हो आजकल? बोले गवाहियाँ देने का काम कर रहा हूँ। और इतना मशहूर हो गया को कोई भी मेरा नाम लिखा देता है, आज तक नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा जो बचपन में अपन मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर लेते थे, अब कर लेते हो? कि हाँ कर लेता हूँ। पूछो। तो मैंने कहा अच्छा 9 2 11 हो जाने, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। बोले इसमें क्या है, एक लालू, एक रावड़ी, उनके 9 बच्चे, पिछले इलेक्शन में सब 9 2 11 हो गए। अभी हम इतना पूछ ही रहे थे कि मुवक्किल आ गया, चलो चलो नाम भूल गया, नाम भूल गया। अच्छा उन्हें मालूम नहीं क्या है मैं नाम भूल गया।
कत्ल का केस था, इतने में वो कचहरी में पहुंच गए। अब जज साहब ने पूछा, मरने वाले को जानते थे? तो मिर्जा ने कहा, हुजूर जानने की बात कर रहे हैं, हमारे लंगोटिया यार थे, लंगोटिया यार, बचपन के दोस्त थे। तो जज ने पूछा, अच्छा बताओ उनकी उम्र कितनी होगी? बोले हुजूर उम्र क्या, बूढ़ों में खड़े हो जाते तो जवान लगते थे और जवानों में खड़े हो जाते तो बूढ़े लगते थे। तो जज ने कहा, अच्छा उनका रंग कैसा था? बोले हुजूर कालों में खड़े हो जाते तो गोरे लगते थे, गोरों में खड़े हो जाते तो काले लगते थे। बोले कद? बोले हुजूर लंबों में खड़े हो जाते तो गट्टे लगते थे, गट्टों में खड़े हो जाते लंबे लगते थे। तो जज ने पूछा, मूछे ऊंचे रखते थे? बोले बहुत शौकीन आदमी थे साहब, बहुत शौकीन, कभी रख लेते थे कभी कटा देते थे। तो जज ने कहा, अच्छा उनका नाम बताओ। तो मिर्जा बहुत उदास, बोले नाम का तो जिक्र ही मत करिए हुजूर, नाम की तो बात ही मत करिए। जज ने कहा, क्यों नहीं, जब तुम गवाही देने आए तो नाम बताओ। बोले हुजूर नाम का जिक्र मत करिए। बोले नहीं नाम बताओ। तो बोले हुजूर क्या बताएं नाम? एक बार बचपन में हमारी उनसे बहुत जोरदार लड़ाई हुई, तो हमने कुरान शरीफ की कसम खा के क्या, आज से अपनी जबान पर तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। बहुत अच्छा है, वाह। तो उन्होंने कहा, अच्छा लिख के बताओ। बोले हुजूर लिखा पढ़ा होता तो क्या गवाहियां दे रहा होता? निकल के बाहर आए, फिर एक ने पकड़ लिया, चलो नाम भूल गया, नाम भूल गया। अच्छा वो किसी पड़ोसी ने किसी का मुर्गा काट डाला था, फिर उसी अदालत में। अब जज ने पूछा, फिर आ गए। बोले अच्छा बताओ मरने वाला कितना बड़ा था? अब मिर्जा को कुछ मालूम नहीं। उन्होंने कहा, हुजूर रहा होगा कोई इतना बड़ा। तो बोले मुर्गा इतना बड़ा होता है? पकड़े गए। बोले हुजूर दूसरा हाथ तो लगाने दो। तो ये थे मिर्जा खालिद। अब मैं मित्रों वो अपने तेवर में आता हूं। एक कविता मिर्जा खालिद इसमें पूरी शिद्दत से मौजूद है। मिर्जा खालिद को आप पहचान गए, बस थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। अब मैं वो कविता शुरू करता हूं। मित्रों कहना क्या चाहता हूं, आप कहीं भी खड़े हो जाएं, चौराहे पर, कॉफी हाउस में, घर में, ड्राइंग रूम में, अधिकारियों के यहाँ, यही कहते हैं कि इस देश में ये समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, फलानी समस्या है, ढिकानी की समस्या है। समस्याओं का ही देश है ये, ऐसा ही चर्चा होती है। पर मित्रों मैं आपसे सच कह रहा हूं, इस देश में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है, और उस एक समस्या की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। वो एक समस्या मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से सारी समस्याएं, अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं तो मेरा समर्थन करें। वो एक समस्या है जिसकी वजह से सारी समस्याएं, वो एक समस्या है कि नालायक लोग लायक पदों पर बैठ गए हैं। बस इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। इस समस्या की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। अब मैं वो कविता सुनाता हूं कि लायक लोग, नालायक लोग लायक पदों पर बैठे हैं। हमारे एक मित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं, नाम है उनका मिर्जा खालिद। 4 बच्चों के इकलौते वालिद। वालिद समझते हैं? हाँ, हमारी पीढ़ी के लोग तो वालिद को कुछ ना कुछ समझते थे, नए लड़के कुछ भी नहीं समझते, होता होगा कोई वालिद। 4 बच्चों के इकलौते वालिद, वैसे बहुत प्यारे हैं, अंग्रेजी के मारे हैं। हाई स्कूल के इम्तिहान में लगातार 3 वर्ष तक पोस्टमैन का इंपॉर्टेंट ऐसे याद किया। मित्रों हमारे ज़माने में हाई स्कूल में पोस्टमैन गांधी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था और हर साल आ जाया करता था। उसी के सारे हाई स्कूल पास कर लेते थे, इंटर में इंग्लिश छूट जाते थे, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर से नकल कराने लगते थे, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में आसानी से नौकरी लग जाती थी। कि हाई स्कूल के इम्तिहान में लगातार 3 वर्ष तक पोस्टमैन का इंपॉर्टेंट ऐसे याद किया, पर भाग ने साथ नहीं दिया। पोस्टमैन साहब 3 वर्ष तक लगातार नहीं आए। मिर्जा खालिद स्कूल छोड़ आए। आजकल राजनीति के बल पर चल रहे हैं, विरोधियों की नज़रों में बहुत खल रहे हैं, सामने वालों को गहरी नज़र से तौलते हैं। कम पढ़ा लिखा हुआ तो गलत सलत अंग्रेजी भी बोलते हैं, पर अंग्रेजी बोलने वालों को देखते उखड़ जाते हैं, मारे शर्म के ज़मीन में गड़ जाते हैं। एक दिन मिर्जा थे हमारे साथ में, हाथ लिए हाथ में, कि हमारे कुछ अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त आए। हमने उन सभी दोस्तों का मिर्जा से परिचय कराया, उन सभी दोस्तों ने मिर्जा से हाथ मिलाया और वेरी ग्लैड टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अंग्रेजी में फरमाया। मिर्जा का चेहरा तमतमाया। जब अंतिम दोस्त का नंबर आया तो मिर्जा ने उनका हाथ कस के पकड़ लिया और अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। आई एम मिर्जा खालिद and I am postman. Postman is the government servant who puts on khaki day, deliver dark work is very hard। और पूरा ऐसे सुनाते रहो, जबरदस्ती हाथ हिलाते रहे। मित्र बेचारा घबरा कर भागा। तब कहीं मिर्जा का दिमाग जागा, बोले ऐसे भी साला हाई स्कूल के इम्तिहान में काम नहीं आया, आज आया है। आज आया है, वो भी क्या याद करेगा, किसी अंग्रेजी बोलने वाले से पाला पड़ा था, बड़ा नक चढ़ा था, फिर अचानक उदास हो गए। बोले यार अगर मुझे सही सही अंग्रेजी बोलना आता तो मैं राजनीति में बहुत सक्सेसफुल हो जाता। हमने कहा सक्सेसफुल नहीं। बोले हाँ वही यार, बिना अंग्रेजी के भारतीय नेताओं की छवि नहीं सुधरती है, ये बात हमें बहुत अखरती है। हमने कहा मिर्जा अंग्रेजी का चक्कर छोड़ो, अपनी भाषा से नाता जोड़ो। बोले अच्छा तो अब मैं उर्दू सीखूंगा।
उर्दू ही बोलूँगा। मैंने कहा सीखने का जोखिम इस उम्र में मत उठाओ, हिंदी से ही काम चलाओ। बोले नहीं, उर्दू हमारी अपनी भाषा है, हमें इससे बहुत आशा है। 15 दिन तक मिर्ज़ा नज़र नहीं आए। 15 दिन बाद हमारे दरवाजे खटखटाए, हम निकल कर बाहर, ख़त्म हो जाने दीजिए चले आए, हम निकल कर बाहर आए तो मिर्ज़ा कुछ अजीब सी भाषा में गुर्राए। हमने कहा मिर्ज़ा तमीज़ से बात करो। मिर्ज़ा बोले सुरेंद्र भाई, मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्मन दामत के बहरे ज़ख़्फ़ार में गोता जनी के मुताबिक समझता हूँ। सुरेंद्र भाई, मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म निजामत के बहरे ज़ख़्फ़ार में गोता जनी के मुताबिक समझता हूँ। हम बहुत चक्के खड़े थे, मिर्जा अकड़े खड़े थे। हमने पूछा इसका अर्थ बताओ। बोले मैं आपकी शान में अशिष्टता करना शर्म और हया के गहरे समुद्र में डूब मरने के बराबर समझता हूँ। हमने कहा मिर्ज़ा बात बढ़िया है, हमें इसे रटा दो। हम अपने को उर्दू जानने वाले मित्र पर अपना रौब झाड़ेंगे, अपनी उर्दू जानकारी के झंडे गाड़ेंगे। बमुश्किल तमाम हमने वो वाक्य रट लिया और शीघ्र ही रशीद मियाँ की दुकान पर प्रस्थान किया। रशीद मियाँ हमारे शहर में साइकिल मरम्मत की दुकान करते हैं, उर्दू बोलने में अपना सानी नहीं रखते हैं। हमने जाते ही कहा रशीद ज़रा 2 पंप हवा डाल। बोले सुरेंद्र भाई बात कैसे कर रहे हैं, तमीज़ से बोलें। हमने कहा रशीद मियाँ, हम आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म दामत के बहरे ज़ख़्फ़ार में गोता जनी के मुताबिक समझते हैं। रशीद मियाँ ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर चढ़ाया और हाथ के इशारे से मैं पास बुलाया। बोले मिर्ज़ा खालिद कब मिले थे? हमने पूछा क्यों? बोले यूँ कि कल रात साला 3 घंटे हमारे पास बैठ के जुमला सीख के गया है। आपको कितने घंटे लगे? हम रह गए ठगे के ठगे। आजकल मिर्ज़ा खालिद भारतीय भाषा परिषद के अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे हैं और देश की राजनीति का जो हाल है तो ताज्जुब नहीं कि कल मिर्ज़ा भाषा परिषद के अध्यक्ष बन जाएं और भाषाओं की नीतियां तय करवाएं और हम देखते रह जाएं और हम